तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 18 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आपको 100% रियल प्रश्न ही दिखाए जाते हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड अन्य कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी के साथ में सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 30 नवंबर तक लगातार इसी तरह से आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंच सकें, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। उससे पहले भाई आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और वो लोग चाहते हैं कि एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लें किसी भी तरह से, एक दो दिन बचे हुए हैं, तो आपके लिए हम पीडीएफ लेकर के आए हैं। मात्र 15 रुपए में आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने दो दो तीन तीन दिन में वो पीडीएफ पढ़ करके आराम से एग्जाम को क्वालिफाई किया है। कैसे पीडीएफ को मंगाना है वो आगे हम आपको बता देंगे। पहले आपको प्रूफ दिखा दें कि किन लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज के स्क्रीनशॉट्स हैं जो लोगों के द्वारा हमारे पास में भेजे गए हैं। अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, इनका नाम है अजय चौरसिया, 91 नंबर है, यूपी से हैं, अदर स्टेट से, और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास में आज के भेजे हैं। मैथ के क्वेश्चन भी इन्होंने भेजे हैं। उसके बाद में 89 नंबर यहाँ पर आए हैं, ये इन्होंने अपना नाम नहीं डाला है, ठीक है। इनके 89 नंबर है, इन्होंने भी हमारी पीडीएफ ली थी और 2 से 3 दिन पीडीएफ पढ़ी और आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। ये 76 नंबर कल वाले हैं, ठीक है। 86 नंबर 2 दिन पढ़ करके ये पीडीएफ अपने नंबर आराम से ले आए, एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। अश्विन यादव जी के 75 नंबर आए हैं और इन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास में आज के भेजे हैं। तो आप भी पीडीएफ मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए एक स्कैनर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मात्र इस पर 15 रुपए का पेमेंट आपको करना है और उस जो पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट है उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है वो स्क्रीनशॉट, और तुरंत ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ लिखना नहीं है, केवल फोटो भेजना है और नीचे लिख देना है एमपी टेट पीडीएफ, आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपने गूगल पे या फ़ोन पे जो भी है आपका, उसमें उसमें जाइए। उसमें स्कैनर का ऑप्शन होता है स्कैन करने का, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा, उस गैलरी में से जैसे ही क्लिक करेंगे और इस फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही अपने आप ऊपर लिख के आ जाएगा सक्सेस जंक्शन, और उस पर मात्र आपको 15 रुपये का पेमेंट करके और उस स्क्रीनशॉट को इस नंबर पर सेंड कर देना। तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में आपको लगभग हर सब्जेक्ट, हिंदी पेडागोजी, गणित पेडागोजी और आपका ईवीएस के सारे, ओलंपिक, स्पोर्ट्स और क्रिकेट वगैरह, मतलब सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। ईवीएस के साथ-साथ में आपका क्या नाम है आपका, इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगी, तो वो आप मँगा सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं? दो तरह से ये प्रश्न हमारे सामने आया। एक था कि सर्वाधिक शतक लगाए हैं और दूसरा था कि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो दोनों का आंसर आपका रिकी पॉन्टिंग ही होने वाला है। तो चलिए इसके प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको बता दें और यहाँ से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो सही आंसर आपका रिकी पॉन्टिंग हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, तो रिकी पॉन्टिंग के नाम टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 168 मैचों में 41 शतक लगाए हैं। रिकी पॉन्टिंग को देश का सबसे बहुमुखी बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। अब टेस्ट क्रिकेट में टॉप 3 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं पूछा जा सकता है। नंबर 1 पर हैं सचिन तेंदुलकर, 51 शतक भारत के रहने वाले हैं। जैक कैलिस 45 शतक साउथ अफ्रीका के हैं। रिकी पॉन्टिंग 41 शतक ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर रन की बात करते हैं तो रन भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पॉन्टिंग के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने 168 टेस्ट मैचों में कुल 13,378 रन बनाए हैं और भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और विश्व में भी सचिन तेंदुलकर ने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर के वनडे में 49 शतक है, कुल मिलाकर के 100 शतक है। 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में लगाया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे एग्जाम में ये प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए, आज क्रिकेट से 2 प्रश्न आए हैं, दोनों आपको करवाएंगे। देखिए, अगला सौरमंडल से आया हुआ है, सब अपने पीडीएफ से आ रहा है, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। अभी पेडागोजी आपको बताएंगे, पेडागोजी पूरी एकदम अपने पीडीएफ से फंसी है। देखिए, सौरमंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। अपनी धुरी पर बोला गया है, अपनी धुरी पर सबसे धीरे कौन घूमता है? तो वो आपका शुक्र ग्रह है। अगर बात की जाए ऐसे, मतलब कि चक्कर कौन सबसे धीरे धीरे लगाता है, तो वो आपका शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे, देखिए, तो हमारे सौरमंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं। जो पृथ्वी के एक दिन होते हैं, उसके 243 दिन के बराबर लगते हैं एक चक्कर लगाने में। यह किसी भी ग्रह की सबसे धीमी घूर्णन अवधि है। शुक्र को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 224.7 पृथ्वी के दिन लग जाते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में 243 दिन लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
शुक्र की घूर्णन अवधि इतनी धीमी होने की वजह से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, ये उल्टा घूमता है, ठीक है ना? बाकी सारे जो ग्रह हैं वो आपके जो है एंटी क्लॉकवाइज़ घूमते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है? पूरब से पश्चिम की ओर, ये उल्टा घूमता है बाकी सभी ग्रहों से, ठीक है? ज़्यादातर ग्रह अपने अक्ष पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, लेकिन यह क्या करता है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए इसका ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए शुक्र से कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए, तो शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ये अपनी पीडीएफ में हमने आपको करा रखा है, शुक्र के बारे में सौरमंडल वाली पीडीएफ में, अंतरिक्ष वाली और सौरमंडल दोनों पीडीएफ आप प्राप्त कर लेना। सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सबसे कम दिनों में कौन चक्कर लगाता है? तो आपका बुध ग्रह है, 88 दिनों में सूर्य के चक्कर लगाता है। आगे बढ़िए, सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बारे में पहले पूछा गया कि गैसीय ग्रह कौन-सा है? केवल गैस से बना है, वो भी आपका बृहस्पति है। ठीक है? मानव युक्त गगनयान को लॉन्च करने से पहले कितने मानव रहित गगनयान मिशन जो है लॉन्च किए जाएँगे? यानी कि आपका जो मानव रहित पहली बार आपका मानव को भारत भेजने वाला है अंतरिक्ष में, तो उससे पहले भारत टेस्ट करेगा कि जिसमें मानव रहित मतलब उसमें कोई मानव नहीं रहेगा, लेकिन यान छोड़ेगा कहाँ? अंतरिक्ष के लिए। तो ऐसे कितने यान छोड़े जाएँगे? तो सबसे पहले 2 मानव रहित यान छोड़े जाएँगे, उसके बाद में मानव युक्त यान छोड़ा जाएगा। 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो मानव युक्त गगनयान को लॉन्च करने से पहले 2 मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च किए जाएँगे। पहला मानव रहित मिशन G1 है, जिसका नाम साल 2023 की आखिरी तिमाही में लॉन्च हो चुका है। उसके बाद में दूसरा मानव रहित मिशन जो है, जिसका नाम G2 है, ये साल 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च हो चुका है, ठीक है? इसके बाद में गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। याद रखना कितने सदस्य हैं, कितने दिनों के लिए भेजा जाएगा, कितनी दूरी पर भेजा जा रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा है तो डिटेल में प्रश्न पूछेगा। गगनयान 2025 जनवरी में जो है भेजा जाएगा। ठीक है? इन्हें सुरक्षित वापस भी ले आना, ये जो है इनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। इस मिशन की सफलता के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन के समूह में चौथा देश यहाँ पर हो जाएगा। इससे पहले और कोई भी अंतरिक्ष में मानवों को नहीं भेज पाया है। गगनयान में टोटल 3 मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें मानव युक्त 1 मिशन है और मानव रहित 2 मिशन है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं? तो जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों के साथ-साथ उनके अजैविक पर्यावरण का भी समावेश होता है। पारितंत्र में जीवित जीवों और अजैविक कारकों के बीच परस्पर क्रिया होती है और इस तरह प्रकृति में संतुलन बना रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो मानव होते हैं, ये सब कीट पक्षी वगैरह जो भी हैं, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, पदार्थ को सड़ने से बचाने की सरल विधि कौन सी है? कोई पदार्थ सड़ नहीं पाए, इससे बचाने की कौन सी विधि है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है, क्योंकि आज जो आपका ईवीएस पूछा था ना, वो फैक्ट वाला नहीं बल्कि आपका स्टेटमेंट वाला ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। इसीलिए हम आपको डिटेल में हर प्रश्न की डिटेल में जानकारी देते हैं, क्योंकि डिटेल से प्रश्न अब बनेगा। ठीक है ना? कुछ ऐसे प्रश्न, अब जो पेपर आपका है उसका लेवल कठिन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, चिंता नहीं करना। ठीक है? जब पेपर कठिन होगा तो ये फैक्ट वाले प्रश्न ना होकर के स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे, इसीलिए आप ये डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। देखिए, तो खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न तरीकों से खाद्य पदार्थों को खराब होने या सड़ने से बचाती है। खाद्य संरक्षण विधियों में डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग, सुखाना, नमक डालना, पाश्चुरीकरण और खाद्य परीक्षकों को मिलाना ये शामिल रहता है। तो इतनी विधियां हैं भोजन को सड़ने से बचाने की। अब यही विधियां आपका ऑप्शन में अलग-अलग सेट करके दी गई होंगी। चलिए, चट्टानों के टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अपक्षय कहते हैं। देखिए, तो चट्टानों के टूटने या कमज़ोर होने को हम अपक्षय कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपक्षय कई तरह का हो सकता है, जैसे कि जैविक अपक्षय, रासायनिक या फिर भौतिक अपक्षय। चट्टानों की टूटने की वजह से बने टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? तलछट कहते हैं। चट्टानों के टूटने की एक प्रक्रिया है जिसे नमक अपक्षय कहते हैं। यह तब होता है जब खारे पानी की बूंदें चट्टानों में रिस करके वाष्पित हो जाती हैं, जिससे नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो चट्टानों के टूटने से भी नमक का कहीं-कहीं निर्माण होता है। जैसे लाहौरी नमक आपने सुना होगा, ठीक है ना? सेंधा नमक, ये सब चट्टानों के टूटने से बनता है। और जो अपना नॉर्मल नमक है वो कैसे बनता है? तो वो अपना समुद्र के पानी से बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा था, तो उस चट्टानों के टूटने को हम अपक्षय कहते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपको पीडीएफ में अच्छे से करा रखा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो वो आपका चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा से प्रश्न आगे और बनने की संभावना है। देखिए, हमारी पृथ्वी का केवल और केवल एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा, जिसे हम अपना चंदा मामा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 1/4 है, जो आपका व्यास है। ठीक है?
यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के सबसे नज़दीक है। इस वजह से जैसे कि ध्रुव तारा वगैरह है ना, ये बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन दिखते क्यों नहीं हैं, बहुत छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास है। एक प्रश्न और बन सकता है कि मानव का जो वज़न है, वो चंद्रमा के मतलब मानव का वज़न चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी पर आपका जितना वज़न है, उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर जाकर के। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चंद्रमा कितनी दूरी पर है? तो ये 384400 किलोमीटर की दूरी पर आपका चंद्रमा पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमा आ गया है तो ये भी याद रखिए, भारत ने अपना जो चंद्रयान लॉन्च किया था, कहाँ पर पहुँचा था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा था। चंद्रमा के किस ध्रुव पर हमेशा अंधेरा रहता है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधेरा रहता है और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला और एकमात्र देश है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न आगे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट मैच में स्नीकोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्नीकोमीटर से एक प्रश्न पूछा है, आइए देख लेते हैं। देखिए, तो क्रिकेट में स्नीकोमीटर का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि गेंद बल्ले से लगी है या नहीं। इसे कैच या एलबीडब्ल्यू जैसी संभावित आउट का पता चलता है। स्नीकोमीटर को आमतौर पर स्नीको के नाम से भी जाना जाता है। यह एक माइक्रोफोन से बना होता है जो स्टंप में एक मतलब 3 स्टंप होते हैं, 3 में से 1 स्टंप में ये लगा होता है। यह माइक्रोफ़ोन गेंद के टकराने की आवाज़ को ग्रहण करता है और फिर बताता है कि भैया ये गेंद बैट से टकराई है या नहीं, ठीक है? अब यहाँ से एक प्रश्न आपका और बनेगा जिसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है? तो हॉटस्पॉट क्या करता है? तो हॉटस्पॉट ये बताता है कि गेंद आपकी बल्ले से लगी है या फिर आपका जो पैड से लगी है, कैसे लगी है, तो ये आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। हॉटस्पॉट शब्द ये भी आपको याद रखना है। तो हॉटस्पॉट और स्नीकोमीटर ये दोनों मिल करके आउट है या नॉट आउट है इसका रिजल्ट बताते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। गुगली शब्द क्या है? तो गुगली शब्द भी आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है? ये गेंदबाजी का एक प्रकार है। चाइनामैन क्या है? तो चाइनामैन भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आगे आ सकते हैं। चलिए, हिंदी की ओर चलते हैं। देखिए, तो हिंदी में प्रश्न पूछा गया था, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे विधुर कहा जाता है और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। एक प्रश्न समास से आया है, कारक से 2 से 3 प्रश्न हैं, एक प्रश्न संधि का है, एक प्रश्न आपका विलोम से पूछा गया है। बाकी गद्यांश और पद्यांश मिलकर के 15 नंबर के आ रहे हैं, जिसमें 10 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश आ रहा है और एक शब्द का हमने आपको बता ही दिया, उपसर्ग आ रहे हैं और 1 से 2 मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं। और जो हिंदी की पेडागॉजी है, वो अपने पेडागॉजी वाली पीडीएफ से ही आ रही है, जो हमने हिंदी की 2 पेडागॉजी की पीडीएफ दी है। आप भी मँगा लेना, तो उस पीडीएफ में से आपकी पेडागॉजी आ रही है। अच्छे से पढ़ कर के जाइए, आराम से आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाएँगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, बाल विकास की बात कर लेते हैं। तो लॉजिकल प्रश्न समझ पर आधारित 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें लॉजिकल समझ पर आधारित कुछ प्रश्न थे। जैसे कि अगर कोई बालक है, ठीक है, आपकी कक्षा में आप शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में बालक आपके विषय से हट कर के कोई प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? जवाब देंगे, भगा देंगे, कल बोलेंगे? तो ये एज़ इट इज़ यही प्रश्न हमने पीडीएफ में अपने लिया था और वही प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया, ठीक है? तो अपनी पीडीएफ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप लोग देख लेना। देखिए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई विद्यार्थी आपके विषय से अलग प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है? उसके बाद में एक आपका डिस्ग्राफिया पूछा गया था, शैशवावस्था से 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न आपका थाने डाक से पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था कि वंशानुक्रम के जनक कौन हैं? उसके बाद में किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? ये जनक वगैरह बहुत पूछे जा रहे हैं। इन पर एक शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे, जैसे हम डेली एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें जो नया टॉपिक ऐड किया जाता है, जो बार-बार ज़्यादा पूछा जा रहा है आपके इसमें पेपर में, उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। आज सुबह हमने मिट्टियों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मिट्टियाँ भी आप अच्छे से सुबह वाली वीडियो पढ़ कर के जाना। अगला देखिए, पियाजे की अवस्था से एक प्रश्न था, बुद्धि सिद्धांत की कितनी विधियाँ हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख लेना और पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगी। और कोहलर से भी एक प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़िए, संस्कृत देखिए, संस्कृत में पैराग्राफ आपका पूछा गया था, अगर कोई बालक लिख नहीं पा रहा है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? ये आपका संस्कृत में पूछा गया था। वाच्य का एक प्रश्न था, संधि विच्छेद से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो विभक्ति से 2 प्रश्न हैं, ठीक है? और पेडागॉजी में देख लीजिए तो धातु आपका पेडागॉजी पूछी जा रही है, उसके बाद में धातु उपसर्ग और लकार से 2 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न उपसर्ग से है, विलोम शब्द से 1 प्रश्न है और 1 प्रश्न आपका प्रत्यय, कृत प्रत्यय से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में एक सीधा प्रश्न मिला है, सिंपल बहुत, मतलब मैथ आपका आज एकदम सिंपल लेवल का आया है, जिसको हम सिंपल कहते हैं, ठीक है ना? मॉडरेट भी नहीं, सिंपल है। 5.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर का एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना था। तो तीनों को योग करके, तीनों को जोड़ करके 3 का डिवाइड देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़े सिंपल वाले प्रश्न आए थे। बाकी समीकरण वाले आपके प्रश्न कल से बनने शुरू हो गए हैं, 2 प्रश्न आए थे। औसत के 2 प्रश्न थे। वर्ग करने के लिए एक प्रश्न आपका वर्ग करने के लिए आया था, संख्या पता नहीं चल पाई है कौन सी संख्या का था, लेकिन सिंपल वर्ग
वर्ग करने वाला प्रश्न था, ठीक है। पेडागोजी अपनी मैथ पेडागोजी वाली वीडियो से ही आ जा रही है, जो मैथ पेडागोजी की पीडीएफ हमने आपको दी है उसमें से ही मैथ पेडागोजी आ रही है। जिन लोगों ने पीडीएफ ले ली है उनको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में एक प्रश्न आपका घनमूल का पूछा गया था, गणित शिक्षण अधिगम की विधियाँ पूछी गई थी, तो ये गणित शिक्षण अधिगम की विधियाँ हमने अपने पीडीएफ में करा रखा है, उसको पढ़ करके आप जाना, आराम से वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में आयु एज के 3 प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें माता पुत्र की उम्र, ठीक है, और पिता पुत्र की उम्र, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। 3 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये वाले। 2 प्रश्न बॉड मास कैलकुलेशन के प्रश्न थे, ये भी देख लेना। और चिन्ह परिवर्तन के 3 प्रश्न आज पूछे गए थे, जिसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन बच्चों को हमेशा रह रहा है। ये चिन्ह परिवर्तन वाले प्रश्न ज़्यादातर परेशान कर रहे हैं और ये आपके टाइम टेकिंग वाले प्रश्न हैं, ये आपके टाइम को भी खींच रहे हैं, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ये आपका टाइम खींचेंगे। उसके बाद में एक प्रश्न आपका भिन्न से आया है और गुणनखंड से भी आपका 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के जो मैथ है आपका, वो एकदम सिंपल कह सकते हैं, सिंपल लेवल का मैथ आ रहा है। पेडागोजी अगर आप कर लेंगे तो एकदम सिंपल लेवल का है। पेडागोजी आप हमारी पीडीएफ से कर लेना, ठीक है? चलिए, अब भाई जिन लोगों को पीडीएफ मंगाना है आपको बता दिया, ये स्कैनर है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसको जैसे ही आप अपनी गैलरी से अपने फ़ोनपे में या फिर गूगल पे में अपलोड करेंगे, तुरंत डिटेल आ जाएगी। उस डिटेल पर आपको पेमेंट करना है और ₹15 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास में भेज देना है। इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। जैसे ही आप इस पर भेजेंगे तो आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ आपकी पहुँच जाएगी। और ध्यान रखना है, रात को 10 बजे के बाद मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मतलब आप मैसेज कर दीजिए, सुबह आपके पास में आ जाएगी, लेकिन 10 बजे तुरंत नहीं आ पाएगी, ठीक है? 10 बजे नेट बंद कर देते हैं। 10 बजे तक जिन लोगों ने 6 बजे से 10 बजे तक अपनी जो है पीडीएफ के लिए स्क्रीनशॉट भेजे रहते हैं, उन लोगों का पीडीएफ 10 बजे के बाद में डलना शुरू हो जाता है। और अगर एक भी बच्चा रह जाता है तो एक-एक बच्चे को ढूँढ करके हम रात में पीडीएफ सेंड करते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे हर एक बच्चे की, एक-एक बच्चे की पीडीएफ उसके मोबाइल में सुबह 4 बजे हर हाल में पहुँच जाती है। चाहे उसने कभी भी मैसेज किया हो, दिन में किया हो या 8 बजे किया, कभी मैसेज किया हो, सुबह 4 बजे हर एक बच्चे की पीडीएफ पहुँच जाती है, ठीक है? तो पीडीएफ को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई कितना भी कमेंट करे कि पीडीएफ नहीं मिलती है, नहीं आती है, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग दूसरों के द्वारा भेजे जाते हैं, दूसरे-दूसरे चैनल के द्वारा, कि जा करके शुक्ला सर की वीडियो में कमेंट करो, उनकी पीडीएफ ज़्यादा बिक रही है, कि पीडीएफ नहीं देते हैं, फ्रॉड है या ऐसा-वैसा है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास में हर हाल में पीडीएफ पहुँच जाएगी। और जिन लोगों को पीडीएफ मिल जाए भैया, वो लोग आकर के कमेंट कर दिया करो, जिससे दूसरे लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ, पीडीएफ मिल रही है, ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की जो है वीडियो आपकी जैसे आपकी सेकंड शिफ्ट छूटती है, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर अपने प्रश्न भेज दीजिएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम हो। और सेकंड शिफ्ट की वीडियो आपकी लगभग 8 बजे के समथिंग डल जाती है एग्ज़ाम एनालिसिस की। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।